जल्दी करेंगे तो जल्दी जाएंगे। कोई ऑनलाइन आया नहीं। हेलो, फोन कर। हाँ वर्षिता इज एडमिटेड। आ गई आ गई आ गई, वर्षिता आ गई। गाइस चलो, कुछ आउट हो गया था वो, 10-12 नहीं माना। गाइस चलो जल्दी करते हैं, आज जल्दी जाना है तो जल्दी करते हैं, आ जाइए। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 चलो ना, तुम लोगों को 12-12:30 को भी कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट करेंगे। बस 3-4 सब भी बाकी है। वर्षिता आवाज आ रही है? वर्षिता आवाज आ रही है? हाँ कोई, चलो अभी कैंडल भी आ गया। बोलो से दिव्या आई वो। ओके गाइस लेट्स स्टार्ट, आ जाइए एवरीवन। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, पेज नंबर 109 क्वेश्चन नंबर 4। चलो 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 चलो, ए भाई आज जाना है ना घर जल्दी। आज खाली इन्वेंट्री खत्म होकर फिर छोड़ दूंगा, फिर वो नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे फाइनल अकाउंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। लेट्स सी, नहीं तुम लोग इसलिए सपोर्ट करो मुझे। कल मेरा लेक्चर नहीं है, कल नहीं है। नहीं नहीं वो क्या आएगा, नहीं है मेरा। क्यों? कल दूसरा लेक्चर कौन सा है? दूसरा लेक्चर कौन सा है? सैटरडे। वो आया नहीं, लेकिन मेरा नहीं है वो कंफर्म है, क्योंकि मेरा गोरेगांव में है लेक्चर। नहीं है वहाँ पे कंफर्म है, वहाँ पे था ही। मुझे टाइम टेबल में आपका आया नहीं है, मुझे टाइम टेबल में सिर्फ आपका दिखा है। चलो इधर आइए गाइस, ध्यान दीजिए। राज लिमिटेड प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। चलो गाइस स्टॉक टेकिंग इधर इधर इधर। ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस एक्चुअल स्टॉक कभी लिया तो बताइए। मैं टाइमलाइन अगर बनाऊं, मुझे स्टॉक टेकिंग कभी करना चाहिए था 31 मार्च को, बट मैंने किया कभी 10 अप्रैल को मैंने किया, और 10 अप्रैल को मेरे को स्टॉक टेकिंग फिजिकली कितना काउंट हुआ? 5 लाख। ये भाई प्लीज ध्यान दो एवरीवन, मुझे 31 मार्च का ढूंढना है। याद है कल वाला चीज? आपको बोला है कि सेल्स आर एंटर्ड इन सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच एंड सेल्स रिटर्न इन द रिटर्न इनवर्ड बुक ऑन द डे द गुड्स आर रिसीव बैक। मतलब सेल्स जैसे मैं करता हूँ, जर्नल एंट्री पास करता हूँ, वैसे गुड्स से गोदाम से निकल जाते हैं। अरे वही है, मतलब सेल्स जैसे गोदाम से गया वैसे ही जर्नल एंट्री होगी, और सेल्स रिटर्न जब भी आता है तभी जर्नल एंट्री होती है। परचेज के लिए एंटर्ड इन परचेज डे बुक द डे द इनवॉइसेस आर, बट परचेज में क्या इनवॉइस आता तो जर्नल एंट्री कर देते, गुड्स कभी आया मालूम नहीं। ये हम लोग ने देखा है, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं, टाइम पास इन्फॉर्मेशन है। अभी सेल्स आपको बोला है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 9 अप्रैल कितने के सेल्स हुए हैं, तो अभी मुझे मालूम है कि यहाँ पे जो सेल्स हुए वो 80,000 के हुए हैं। इट इज वेरी गुड। हाँ गुड, अगर हो जाएगा। सर हमें उल्टा आना है, तो सेल्स को क्या करना पड़ेगा? प्लस। बट सेल्स नहीं, हमें सेल्स में से क्या निकालना पड़ेगा? जीपी। वो वाला सेल्स चाहिए, याद है? तो क्वेश्चन में वो लोग ने बोला है कि जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, तो 1/4 ऑन कॉस्ट दिया है, तो व्हाट इज ऑन सेल्स? 1/5 ऑन सेल्स हो जाता है। कैन आई से इट इज 20% ऑन सेल्स मतलब? ओके तो चलो इसमें से 20% निकालो, कितना होता है? 16,000। तो हो जाएगा 64,000। पहला वाला ट्रांजेक्शन सबको समझा कि सेल्स ऐड होगा 64,000। बेसिक है ये, तो कल बहुत बार किया था आपने। उल्टा आना है, सेल्स दिया है, सेल्स तो वो किया, गुड से निकल गए, तो सेल्स का टेंशन नहीं है। चलो इजी है, ये वाला करते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 1 अप्रैल से आपने गुड्स कितने के बाहर गए? ओके तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, मतलब गुड्स बाहर गए हैं, तो इसको भी मैं एडवर्टीजमेंट की तरह लिखता हूँ। अरे गुड्स बाहर गए ना, कितने के गुड्स बाहर गए हैं? 16,000 के, राइट? सर सीधा जाता तो गुड्स बाहर गए तो माइनस होता, उल्टा करेंगे तो
इसको ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि ये गुड्स 5 लाख के अंदर तो नहीं होगे ना, बट 31 मार्च को तो थे, तो ये भी समझा ऐड बैक करेंगे, ये भी इजी है। आपको बोला है कि परचेजेस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 9 अप्रैल आपने कितने के परचेजेस किए? ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि हमने परचेजेस टोटल किए 40,000 के, बट उल्टा आएंगे तो मुझे सीधा जाते तो ऐड, उल्टा आएंगे तो माइनस, बट उसमें क्वेश्चन में एक ट्विस्ट लिखा है जिसमें से 8,000 के गुड्स अब तक आपको रिसीव हुए और 8,000 के गुड्स आपको बाद में आए हैं, तो हम 40,000 को नहीं कर सकते। हमें 40,000 में से 8,000 के तो कुछ आए नहीं है, तो खाली कितने काम करना पड़ेगा? 32 को माइनस करना पड़ेगा। आई थिंक ये भी समझ गया। देखो ये सब एग्जाम में आता है, एक बार चार्ट के थ्रू कितना इजी हो गया, क्योंकि वो 8,000 आए नहीं तो आप माइनस कैसे करोगे? आई थिंक ये सब चीज हमने कल कर ली है। अभी आपने बोला है इनवॉइस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू ₹80,000 बट एंटर्ड ऑन बट द गुड्स आर नॉट येट रिसीव्ड इन स्टॉक। सुन, ये मार्च में ना मैंने परचेस किए थे, कितने के परचेस किए थे? 80,000 के परचेस, 80,000 के ना, मतलब जैसे हमने परचेस कर दिए तो वो आंटी ने जर्नल एंट्री तो कर ली होगी, क्योंकि वो तो क्या इनवॉइस आता है तो जर्नल एंट्री कर लेती है, बट ये गुड्स अब तक आए ही नहीं है, आए ही मतलब 31 मार्च को भी नहीं आए, 10 तारीख तक भी नहीं आए, तो सर ये तो आए नहीं, मतलब वो 5 लाख के अंदर है ही नहीं, बट आपने तो परचेस कर लिए थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 31 मार्च के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक में तो होने चाहिए ना। 31 मार्च को देखो मैंने परचेस किया, अमेजॉन में ऑर्डर मारा 28 मार्च को, 80,000 का माल परचेस किया, उसमें बोला डिलीवरी होने में 1 महीना लगेगा, डिलीवरी आने में, तो ये परचेस तो हो गए बट अब तक क्लोजिंग स्टॉक में आए, तो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आया, तो 5 लाख में भी प्यून को तो नहीं मिला होगा, तो कितने के हमने परचेजेस किए थे? 80,000 के हमने परचेजेस किए थे, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 लाख के अंदर वो है ही नहीं। देखो मुझे फिजिकली नहीं पूछा है वो लोगों ने, अगर उन्होंने बोला था कि फिजिकली 31 मार्च को थे कि नहीं, फिजिकली वो नहीं थे, तो लोग समझ रहे मैंने क्या बोला? वो लोग ने मार्च में 80,000 के कुछ परचेज किए थे, कितने के परचेज किए थे? अगर ये अब तक 10 अप्रैल तक भी आपके गोदाम में आया नहीं है, गोदाम में नहीं है, पर 31 मार्च के हिसाब से वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से होना चाहिए ना, क्यों? एक बार आपने जर्नल एंट्री मार दी तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो होना ही चाहिए, तो इस 80,000 हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये आपका ये सब का सब पूरा मैंने इजीली सोल्यूशन बताया, सिंपल समझ है, एक रिवीजन किया, आई थिंक सबको समझाइए, फटाफट ये चार्ट बना दीजिए। कौन सा बोलो? एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ बाहर गए, अरे एडवर्टीजमेंट क्या ट्रेडिंग अकाउंट में तो आवे, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स ट्रेडिंग राइट, गुड्स तो बाहर गए ना, अरे गुड्स को सोचो, अकाउंट सोचना ही नहीं है, और गुड्स बाहर गए ना, तू समझा, सिंपल है, सेल्स मतलब गुड्स बाहर जा रहे हैं, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स का मतलब गुड्स, तो दोनों के लिए ट्रीटमेंट तो सेम ही होगा ना। क्लियर है? फटाफट बना दीजिए। ए भैया बनाओ, पची सोल्यूशन रखाओ, चलाओ, प्रोटेस्ट करने के लिए, आई प्रोटेस्टिंग रेड कलर। देखा ना विराट कोहली ने बच्चे को क्या बोला, बच्चे को बोल रहे थे तो पानी पिलाता है, इसलिए वो पसंद नहीं, वो इंसान मेरे को नहीं पसंद है, कुछ नहीं जीता है, कुछ जीता है नहीं, चैंपियनशिप जीता है, क्या जीता है, कौन सा वर्ल्ड कप जीता है, क्या कोई कुछ, कौन सा कुछ भी तो नहीं जीता है, कौन सा वो नहीं जीता है एज ए कैप्टन, वो जब कैप्टन था तभी सब हारते थे, रोहित नहीं जीता, चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी किसने सिखाया, कैप्टनसी किसकी थी, कौन सिखाया, कौन जिताया, नहीं किधर, रोहित कोहली को होता ही नहीं था, उससे सब लोग ऐसा चिल्लाते रहता था, क्योंकि सबको डिमोटिवेट करता था, वो एक अपने ही प्लेयर को बोलता है कि भाई ये तो पानी पिलाने आता है, कल मुशीर खान बैटिंग करने आया तो उसको बोला ये तो पानी पिलाता है, रोहित कुछ नहीं बोलता है, रोहित तो डांटता है कि भाई बराबर फील्डिंग करो, वो खुद की टीम वालों को तभी बोलता है, सामने वालों को ऐसे ही करता है, तो बोलता है कि भाई अच्छे से करो, अरे पहले ये करो, पहले अलग तो आपने आप वर्ल्ड कप जीते पहला, देखते हैं 5 नहीं 7 रहे भाई, तो चैंपियंस लीग, चैंपियंस लीग के लिए भी आईपीएल में टॉप 2 में आना पड़ता है तब जाके क्वालिफाई करते हैं, चैंपियंस लीग भी तो उसमें तो आरसीबी हार गया, उसमें तो एक बार आरसीबी को 139 करके हराया था मुंबई ने, 2014 का 15 का था,
मुंबई और आरसीबी फाइनल में आया था तभी चैट, और मुंबई की हालत एकदम टाइट थी और उसमें गेल और ये दिलशान ने मस्त मारना चालू किया, बट हरभजन ने पूरा गेम घुमाया था। हरभजन ने करो तो गाइस एक एक वापस चाहिए तो मैं आपको समझाता हूँ। वर्षित आपको समझ गया नहीं पूरा ट्रांजेक्शन, एक बार ड्राइंग कर लो। ये मार्च में 80,000 के हमने परचेज किए थे, तो जैसे ही परचेज कर दिए तो आंटी ने जर्नल एंट्री कर दी, बट गोदाम में माल आया नहीं, तो गोदाम में माल नहीं आया तो भाई गोदाम में माल नहीं आया तो ऐसा थोड़ी बोले कि क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है। ये 80,000 वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने अमेजॉन से ऑर्डर कर दिया, भले 3 महीने के बाद डिलीवरी होगी, बट बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से तो मुझे उसको परचेज इसमें काउंट करना पड़ेगा ना स्टॉक में। तो 80,000 वाला एंट्री ये था, बाकी के तीनों तो बहुत सिंपल थे। लकी लाभ ने बना भी लास्ट वाली एडजस्टमेंट जो सूच है, हाँ बट मैंने परचेज कर लिया था 28 मार्च को ही, बट अब तक वो गुड्स आया नहीं, गोदाम में भी नहीं आया, तो आया नहीं मतलब तो भाई अगर मैंने परचेज कर लिया तो मेरा ही गुड्स है ना, वो तो गुड्स इन ट्रांजिट है, तो 5 लाख के अंदर भी वो नहीं है, बट मैंने तो परचेज कर लिए थे ना, तो उसको तो मुझे गुड्स देखो तूने एक बार परचेज कर लिए ना कभी, अभी देखो इसमें वही है। एक से ना दिव्या का डाउट क्लियर करते हैं गाइस, यहाँ पे ना 2 टाइप के गुड्स नहीं है। अगर आप टाइमलाइन देखोगे ना, आपने 31 मार्च और 10 अप्रैल के उसमें कितने का एक परचेजेस किया था 40,000 का, उसमें से कितने के गुड्स नहीं आए थे, तो आपने उसको गोदाम में आपने उसको 8,000 को कंसिडर नहीं किया, क्यों? क्योंकि 31 मार्च के हिसाब से तो वो थे ही नहीं, सिर्फ उसमें 32,000 थे और 30, बट ये वाले भी आपको मिले नहीं है, तो आप उसको क्यों कंसिडर कर रहे हो? क्योंकि आपने मार्च में परचेज किए, तो मार्च में जो परचेज किए तो 31 मार्च के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो दोनों में गुड्स नहीं है, बट इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ और इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, दोनों के बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि वो बाकी बाद में जो मैंने परचेज किए कभी किए, दोनों को एक अलग अलग क्राइटेरिया में लीजिए। देखो तू मुझे बता, ये 31 मार्च है और ये क्या है 10 अप्रैल, तो जो यहाँ पे परचेजेस करता है वो इसके अंदर होता है, बट 31 मार्च में तो वो नहीं था ना, तो हम लोग परचेजेस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बट अगर तूने यहाँ पे मार्च में परचेज किया है, ओके, और वो गुड्स अब तक आए ही नहीं है, मतलब वो ऑफकोर्स इसके अंदर भी नहीं है, बट तूने मार्च का भी परचेज किए थे, मार्च में परचेज कर ले, जर्नल एंट्री पास कर दे, बट अब तक वो गुड्स में गोदाम में नहीं आया है, गोदाम में नहीं आया, तो क्या तुझे उसको 31 मार्च के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक में काउंट करना चाहिए? तो मुझे यस और नो बता, क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, अभी वही बोल रहा हूँ। देखो फिजिकली काउंट, फिजिकली मेरे पास नहीं थे, फिजिकली नहीं था। अगर तेरे को फिजिकल पूछा रहता तो उसको काउंट नहीं करता, यू आर गिविंग राइट आंसर। पर अगर मैंने एक बार परचेज कर लिया, फिर गुड्स की डिलीवरी नहीं आई, समझ 31 मार्च को उसकी डिलीवरी नहीं आई, तो भी मुझे उसको 31 मार्च में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से तो लेना ही पड़ेगा, भले फिजिकली नहीं था, इट वॉज नॉट देयर फिजिकली, बट एज पर बुक। अबे जो सोगा में भी क्या होता था, 31 मार्च को गुड्स मेरे क्लाइंट के पास थे, तो भी मैं उसको अपने क्लोजिंग स्टॉक में काउंट करता था। कंसाइन तो इसमें भी वही है ना, ये तूने परचेस कर लिया, तूने 28 मार्च को परचेस का डिलीवरी का ऑर्डर कर दिया अमेजॉन से, बराबर है, तो गुड्स तेरा ऑन द स्पॉट तूने पेमेंट कर दिया, तेरा हो गया, खाली तुझे क्या है ना बाकी उसकी डिलीवरी, बट गुड्स तो तेरे ही है ना, उसने ट्रांसलेट तूने रशिया से मंगाया है, रशियन, तो आने में टाइम तो लगेगा ना, बट है तो तेरा ही, मतलब रशिया से तूने जो भी बनाया होगा खास फूस, समझा? आंसर एक बार करो, फिर इसका स्टेटमेंट लिखते चलो। 6,28,000, हाँ इनवॉइस, क्योंकि तूने परचेस कर लिया था ना मार्च में, तो इसका मतलब तूने मार्च में कितने का माल खरीदा था वेदांत? 80,000 का। अगर देखो चलो मैं एक ट्विस्ट करता हूँ, तुम लोग मुझे बताओ, एक ट्विस्ट डालो, तुम लोगों ने मार्च में 80,000 के गुड्स परचेस किए थे और समझो उसकी डिलीवरी तुम लोग को इधर आ गई थी, कभी इधर आ गई थी, डिलीवरी आ गई थी, तो ऑफकोर्स डिलीवरी आ गई तो 5 लाख के अंदर वो ऑलरेडी है, तो उसको आप कुछ नहीं लेस क्यों कुछ करते नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी तूने कभी परचेज किए थे, मार्च में परचेज किए थे और वो उसके अंदर भी है ही, तो क्वेश्चन कैन बी फ्रेम डिफरेंटली, बट आपको जो सिनेरियो दिया गया आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, डोंट कंपेयर टू थिंग्स, समझा? एक बार वापस चाहिए तो मैं वापस गो थ्रू करवा दो, ये लोग थोड़ा लेट आए थे, फटाफट ध्यान दो। दिव्या और वेदांत, आपको बोला गया कि आपने स्टॉक टेकिंग किया, यहाँ पे आपको 5 लाख का माल था, उसमें से वो लोग ने बोला है कि आपने सेल्स कितने का किया था? 80,000 का। 80,000 में से मैं सेल्स में प्रॉफिट को निकाल देना होता है, बोला 25% ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल्स, तो मैंने सेल्स को कर दिया, ये मेरा सेल्स वाला एडजस्टमेंट तू समझ गया। फिर पहली बार आपको आया था
कि आपने गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स किए थे, कितने के गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स किए थे आपने? तो आपने गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स कितने का किया था? 60,000 का। तो सीधा जाता तो माइनस, उल्टा जाता तो ऐड, और तो कॉस्ट पे ही है। फिर परचेसेस में बोला था कि आपने 40,000 के परचेस किए थे, जिसमें से अब तक 8,000 की डिलीवरी आई नहीं है। तो तूने कितने के परचेस किए थे? 40,000 के। तो 8,000 के आए नहीं, तो सिर्फ 32,000 के माइनस करेगा, क्योंकि 80,000 5 लाख के अंदर तो 32,000 ही है ना, और वो 32,000 31 मार्च को नहीं थे, और नहीं भी थे, और उसको बुक्स अकाउंट से भी नहीं लेना था। बट जो लास्ट वाला है उसमें क्या कि मार्च में तूने परचेस किया है। कभी परचेस किया है? तो एक बार मार्च में परचेस कर लिया ना, फिर उसकी डिलीवरी आए कि ना आए, 31 मार्च को तुझे उसको बुक्स अकाउंट से निकाल लेना ही पड़ेगा। ये ऐसा है नहीं, એવું નથી, તે પરચેસની એન્ટ્રી ક્યારે કરી દી? માર્ચમાં। तो गुड्स से कंजर्वेटिज्म ऑर्डर, एक बार परचेस कर लिया तो उसको बुक्स अकाउंट में काउंट करना पड़ेगा। फिर डिलीवरी नहीं भी आई सर, फिजिकली डिलीवरी नहीं आई, उससे फर्क नहीं पड़ता है, गुड्स तो तेरी है ना, अभी किधर और है वो तेरी, वो ट्रैवल होके आ रहा है अभी भी, समझा? तो इसको देखो बुक्स अकाउंट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक में लेना पड़ेगा, बट उसकी बददुआ ये है कि भाई वो एंड तक आया नहीं है, आया नहीं तो उसको एडअप कर लो। अगर आ गया रहता तो उसको कुछ भी नहीं करते। तुम लोगों को समझ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर में हमेशा सिनेरियो के हिसाब से आगे बढ़िए। चलो ये बना दीजिए, अब इसका स्टेटमेंट बना देते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ नॉट रिसीव्ड टिल क्या, मैं वही क्वेश्चन लिखा, मैं लिखा था तुम लोगों को, लिखवा रहा हूँ, आ जाइए। ये लिख दिया सबने? बस आज इन्वेंटरी खत्म करके मैं आपको छोड़ दूंगा। 3-4 समय बाकी है, और इसे छोटे छोटे समझिए। चलो लिखाओ, वर्षिता को समझ गया होगा, ठीक है। अरे गाइस, अगर एक क्वेश्चन में इधर वैल्यू ऑफ स्टॉक फिजिकल पूछा होता, क्या पूछा होता, तो आप मालूम है ये 80,000 को इग्नोर करते, क्योंकि वो उसमें भी नहीं है और हमें चाहिए नहीं। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड। सो इफ नथिंग इज मेंशन्ड, सर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक, इट इज ऑलवेज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर यहाँ पे फिजिकल लिखा रहता, ऐसे द वैल्यू ऑफ स्टॉक फिजिकली, तो सर 80,000 आपने भले एंट्री कर दी, बट वो 31 मार्च को तो नहीं आया था, और वो एक्चुअली 5 लाख के अंदर भी नहीं है। यस, अगर फिजिकली पूछा होता है, हाँ माइनस। तो वही मैं बोल रहा हूँ, यू हैव टू डेवलप सिनेरियो। तू क्या पूछे उसका क्वेश्चन का आंसर दिया। सो इफ इट इज आस्क्ड फिजिकली देन व्हाट, इफ इट इज नॉट आस्क्ड फिजिकली देन व्हाट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये चैप्टर है ना इजी, अभी 10 मार्क के लिए एग्जाम में आया था। तो अगर है कुछ नहीं ये चैप्टर में, अगर देखो कॉन्सेप्ट आ गया ना, बट ये चैप्टर में मैं आपको ना कुछ अकाउंट से सिखा नहीं रहा हूँ। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू बी वेयर कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपको देखना है कि वो 5 लाख के अंदर से मुझे क्या करना है, बस वो आपको दिमाग अच्छे से रखोगे तो हो जाएगा ही। चलो स्टेटमेंट बना देते हैं। क्या निकलना है? द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन इन्वेंटरी या स्टॉक जो भी है। चलो कितना दिया आपको? 5 लाख दिया ना। सेल्स को हम लोग ऐड करना ना, ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देता हूँ मैं। आपको कितना दिया था? 80,000 ना। 80,000 माइनस 16,000 GP। ऐड फ्री सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट। कितना था एडवर्टीजमेंट का? लेस परचेजेस एक्चुअली आपको दिया है 1422 29422 आपको दिए 40,000, बट उसमें से लेस गुड्स नॉट रिसीव्ड, गुड्स नॉट रिसीव्ड अप टू। चलो अभी ये इजी था, ओके ये एग्जाम का सम था। अभी गाइस ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस चैप्टर, 3 ही सम बाकी है।
इसको 5 स्टार करो और ये 10 मार्क्स के लिए सम आया है एग्जाम में 7th वाला। अभी गाइस ये सब 10 मार्क के लिए एग्जाम में आ चुका है। चलो वर्षिता आपको आ रही होगी आवाज, राइट? चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मस्त सम। ये विद द मस्त सम। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 110। अभी है ना, इसमें हम लोग ड्राइंग वॉइंग नहीं करते, शांति से आगे बढ़ते। नहीं मतलब ऐसे बता रहा हूँ, अभी हो जाएगा, इजी है। मेरे इधर रहे मेरे साथ। ये एक सम बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8 बाकी है और एक सम बाकी है जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी है। बस इतना करके आज मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा। चलो गाइस, इन्वेंटरी टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March was completed by what date? 10th of April. The valuation of which showed an inventory figure of 16,75,000 at cost of completion date. तो वो लोग ने ये बोला है कि आपने जब भी क्लोजिंग स्टॉक काउंट किया तो आप 31 मार्च को काउंट नहीं कर पाए थे, बट आपने फाइनली इधर कभी काउंट किया 10th of April को। तो आपको दे दिया है वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 10th April 22, हाउ मच? 16,75,000 आपको दी दिया है। मैंने इतना रीड कर लिया, आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा सब, इसलिए जितना रीड कर दिया उसको मैं कलर कर रहा हूँ। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इन्वेंटरी टेकिंग, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मतलब 31st मार्च से लेके 10th अप्रैल तक आपको बोला गया कि सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर हाउ मच? 68, और जिसमें आपने प्रॉफिट मार्जिन कितना किया है, मतलब आपको दिया 1/3 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑन सेल्स। चलो सेल्स का हम लोग यहाँ तक का कर लेते हैं, जिसको मैं कलर कर लेता हूँ कि सर ये तो इजी है, जिसको आप कलर कर दीजिए। सर सेल्स सीधा जाता है तो माइनस आता है, उल्टा जाता है तो ऐड होता है, राइट? तो मैं लिखते जा रहा हूँ, फिर आप लोग कॉपी करना। ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? 68,000। 68,750 में से आप उसका कितना परसेंटेज निकाल दोगे? 1/4 मतलब 25%, राइट? इसका 25% कितना होता है? 68,750 का 25%, अच्छा से पॉइंट में राउंड ऑफ कर दो एक अमाउंट। 68,750 का 25% 17,188, ठीक है, राउंड ऑफ करके किया। प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट समय। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, 68,750 उसकी सेलिंग प्राइस है, उसमें तो प्रॉफिट निकाल दोगे तो कॉस्ट प्राइस है। पॉइंट में आ रहा है, राउंड ऑफ कर दिया, कितना आ रहा है? हाँ 51,563। आई थिंक इसमें तो नहीं इधर 8 लिखा तो इधर मुझे 2 लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। आई थिंक इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। शांति। पब्लिक परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर। परचेजेस आपने कितने की किए? लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सर हम लोग ने 11 में देखा है कि परचेज में अगर ट्रेड डिस्काउंट होता है तो हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला ही प्लस माइनस करते हैं। याद है, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो अगर मैं आपको 11 में जर्नल एंट्री दी, अगर आपने परचेज किया 90,000 का माल और 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो आप परचेज अकाउंट डेबिट 81,000 करते थे। तो हमारे लिए परचेज का फिगर कितना होगा? हमें जो भी करना है 81,000 से करना है। सर परचेज सीधा जाता है तो ऐड होता है, उल्टा आएगा तो लेस होगा। लेस बाद में फ्रॉम, चलो लेस परचेज ही लिखता हूँ। कितने के परचेजेस हैं सर? कैसा है? 90,000 माइनस 10%, ठीक है। और ये कितना था? 25%, राइट। आई थिंक इतना सबको सिंपल है। यहाँ तक तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं। ट्रेड डिस्काउंट तो सबको मालूम है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता नहीं है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस पीरियड the goods were added to the inventory at markup price of 3,000 in respect of sales return। सर मार्कअप प्राइस क्या होता है? मार्कअप प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। मार्कअप प्राइस मतलब सर सेल्स रिटर्न है। पहले काम करते हैं, मैं सेल्स रिटर्न के बारे में बात करते हैं। सर सेल्स रिटर्न क्या होता है?
सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू परचेज जैसे होता है, लेस होता है। तो आपको मालूम है कि सेल्स रिटर्न भी क्या होने वाला है? बट सेल्स रिटर्न आपको जो दिया है वो सेलिंग प्राइस पे दिया है, तो 3000 में से मुझे 25% को माइनस करना पड़ेगा। कितना है? तो 2 to, चलो आई थिंक ये भी इजी है। खाली आपको एक नोट लिखना है कि मार्कअप प्राइस मतलब कौन सी प्राइस होती है? सेलिंग प्राइस होती है। सर यहाँ तक इतना बड़ा समय, बट यहाँ तक तो इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट लगा नहीं। सिंपल है, सेल्स की एंट्री, एक परचेज की एंट्री और एक सेल्स रिटर्न की एंट्री। खाली थोड़े थोड़े अच्छे वर्ड्स, मार्कअप प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। अभी यहाँ से आपका ध्यान होना चाहिए। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, मतलब समझो मैं और दिव्या प्यून है और हम लोग इन्वेंट्री टेकिंग करके आ गए। 10 अप्रैल को हमने इन्वेंट्री काउंट किया और हमने इन्वेंट्री टेकिंग कर लिया और हमने गोदाम का दरवाजा कर दिया बंद। मतलब आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड आउट दैट सर्टन स्लो मूविंग आइटम्स, मैंने और दिव्या ने बात की कि देयर वर सर्टन विच आइटम्स, जिसकी आइटम्स कॉस्टिंग रुपीज़ कितनी थी, बट शुड बी टेकन एट व्हाट वैल्यू टू एंश्योर डिस्पोजल टू द इंटरेस्टेड कस्टमर। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। समझो हम लोग का आईफोन का फैक्ट्री है और हम लोग ने, मैंने और दिव्या ने बहुत सारे आईफोन काउंट किए, 16, 15, 16 प्लस, 15 प्लस प्रो मैक्स। फिर मैंने और दिव्या ने बात किया, अरे शिट, हम लोग को ना एक आईफोन 10 दिखा था, अंदर आईफोन 10 दिखा था जिसको हम स्लो मूविंग आइटम बोलते हैं। आईफोन 10 देखा था जिसको हमने इतने पे वैल्यू कर दिया था, बट हमने सोचा कि यार अभी इसकी भले वो कॉस्ट है पर इसको मार्केट में ये भाव पे भी कोई नहीं लिखेगा, हमें उसको और उसकी वैल्यू कम करके दिखाना चाहिए। बट हम लोग ने तो इतने पे काउंट कर लिया है, बट हमें कितने में काउंट करना चाहिए था? तो हमें इतने से और स्टॉक की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? मतलब क्या हुआ है, हम लोग है ना, हम लोग 16,75,000 का काउंट करके आ गए। 16,75,000 में हमने एक आइटम को 11,250 में गिन लिया। फिर हमने चाय पीते पीते बात की वो टपली पे, अरे यार एक आईफोन 7 मिला था, वो हमने तो 11,750 में काउंट 250 में काउंट कर लिया, बट अभी वो 11,250 तो उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसको 11,250 में भी कोई नहीं लेगा क्योंकि इतना उसमें तो iOS भी अपडेट नहीं होता है। तो हमें उसको कितने में दिखाना चाहिए? तो इतने से मेरे को डिफरेंस से और वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो कितना है दोनों का डिफरेंस? कितना? 6,000 से उसकी वैल्यू को करनी की पड़ेगी कम। तो लेस कितना? लेस स्लो मूविंग। तो स्लो मूविंग आइटम एक्चुअली मालूम में क्या होता है? अभी देखो, जो भी सेल में आप जो भी आप सेल में खरीदते हो ना, वो सब स्लो मूविंग आइटम ही रहता है, जो बेच नहीं पा रहे। आपको पता ना कि सेल में है, सेल में एक्चुअली वो इतना खराब हो गया रहता है कि उसकी कॉस्ट, भले वो लोगों को कॉस्ट 10 रुपये भी लगी तो वो बोलते नहीं, इसको 10 में नहीं दिखाना, इसको 6 में दिखाते हैं। तो वो स्लो मूविंग आइटम होते हैं, मतलब जो आउटडेटेड हो जाती है। अभी समझो कोई दुकान में नोकिया का फ़ोन रह गया, तभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी 1 करोड़ लगी होगी। आज कोई नोकिया का फ़ोन खरीदेगा क्या? तो बोलेगा इसको नोकिया के फ़ोन को 0.5 रुपये में दिखाते हैं, तो उतना अमाउंट राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो 5 में भी कोई नहीं खरीदने के लिए रेडी होने वाला है। तो पहले ये समझा स्लो मूविंग आइटम क्या होता है। बेसिकली एक टाइप के अबनॉर्मल आइटम्स हो जाते हैं ये। बट मैंने क्वेश्चन में हमें ये समझना है, हम उसको कितने में रिकॉर्ड करके आए थे? 11। मैं और दिव्या उसको बट मैंने और दिव्या ने सोचा यार उसको 11,250 में दिखा के कोई मतलब ही नहीं है, उसको कितने में दिखाना चाहिए? तो उतने से डिफरेंस से हम लोग वैल्यू को कम कर देंगे। फिर एक और चीज़, ड्यू टू हैवी सर्टन गुड्स कॉस्टिंग रुपीज दिस वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड दी, मतलब फिर मैंने और दिव्या ने और बात की कि भाई हमने एक और ऐसा आईफोन देखा जिसको हमने बहुत मॉडिफाई करके गोदाम में पड़ा था, बट वो सप्लायर ने हमें लेट डिले दी थी। क्यों लेट डिले दी थी? बिकॉज फ्लड आया था और हमारे गोदाम में वो हमने कितने में उसको वैल्यू करके आए? एज ए रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी। अभी कस्टमर बोल रहा है मैंने आपको एक ऑर्डर दिया था आईफोन का, जिसे मुझे ऐसा ऐसा करके दो। तो हमें ऑर्डर दिया तो हमने हमारे सप्लायर को बोला कि भाई ऐसा ऐसा करके मैं आईफोन दो, ऐसा ऐसा करके, कैसा करके, ऐसा ऐसा करके उसने मुझे एम्ब्रॉयडरी करके दिया आईफोन। बट बिकॉज उसका बर्थडे रहेगा, बट बिकॉज ऑफ फ्लड मेरे को सप्लायर से डिलीवरी लेट मिली। तो ऑफकोर्स वो कस्टमर ने बोला अभी मेरे को ये ऐसा ऐसा वाला आईफोन, क्योंकि बोला मेरा तो बर्थडे चला गया, मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड को देना था। हाँ, बर्थडे मेरा लेकिन देना था गर्लफ्रेंड को। तो अभी हमने बोला कि कस्टमर तो ले नहीं रहा है और वो एम्ब्रॉयडरी वाला ऐसा ऐसा वाला है आईफोन, कैसा वाला है? ऐसा ऐसा वाला है। तो हमें लगता है कि इसको कितने में बुक्स में दिखाना चाहिए? क्योंकि ऑफकोर्स उसके लिए मैंने ऐसा ऐसा किया था और बाकी लोगों को ऐसा ऐसा पसंद नहीं आएगा। तो हमने बोला कि 15,500 में हमने भले वो फ़ोन को बनवाया था, बट अभी किसी और को बेचना है ना, तो मैं उस 15,500 उसका मिलेगा ही नहीं, तो उसकी भी वैल्यू कम करके कितने में दिखा देते हैं? तो हमें कितने से उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी? 3,000 से और वैल्यू कम करनी पड़ेगी।
वापस मैं रीड करता हूँ क्या लिखा है। ड्यू टू हैवी फ्लड्स सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग ₹15,500 वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। मतलब कस्टमर ने बोला था ये तारीख को डिलीवरी चाहिए, बट तब तक उसको दे ही नहीं पाया, वो तो भड़क जाएगा। तो वही हुआ, एज ए रिजल्ट द कस्टमर भड़क गया टू टेक डिलीवरी एंड उसकी भी नेट रिलायजेबल वैल्यू हम लोग क्या एस्टिमेट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या उसको 15,500 में बुक में दिखा सकते हैं, और हम लोग तो 15,500 में काउंट करके आ गए। तो वो भी समझो 15,500 हम लोग दोनों चाय पीते पीते बात हो रही है, हम लोग ने 15,500 में ऐड कर लिया है, बट हमें उसको कितने में दिखाना चाहिए, तो कितने से उसकी वैल्यू और कम करनी पड़ेगी, 3,000 से उसकी वैल्यू और क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन फाइनल अकाउंट। एक बार मुझे आंसर दे दो, फिर तुम लोगों को लखो 16, दैट्स माय आंसर। बराबर है ना। पहले तुम लोगों को मैंने ये समझा, एक बार मैं वर्षिता को पूछ लेता हूँ कि कॉन्सेप्ट वाइज सब समझा मैंने, क्यों प्लस माइनस किया वर्षिता? वर्षिता ओके। अब इसके लिए भी हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ड्यू टू हैवी फ्लड्स एज अ रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द नेट वैल्यू, इसको हम लोग लिखेंगे और पूरा हमारा सम क्या हो गया है, खत्म। कॉपी करो, मैं इसका भी स्टेटमेंट लिखता हूं। ये 10 मार्क के लिए एग्जाम में 2 बार पूछा गया, ये वाला सम इजी था ये। नहीं इसमें इतना चलेगा। हाँ ये 10 मार्क के कॉन्सेप्ट के है, ये 12वीं 11वीं नहीं है, ये आपको लॉजिक लगा के करना है। रुक जाओ मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इधर लिखते थे रिडक्शन इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट। इजी इजी पीजी। 10 मार्क के एग्जाम में 2 बार पूछा है, तो भी बच्चे कर नहीं पाते हैं, बिकॉज बच्चे मन के कच्चे। क्या कच्चे? तूने क्यों इधर माइक पहना है, तो इधर रिकॉर्डिंग कर रही है हमारा लेक्चर। स्ट्रिंग ऑपरेशन ये लोग, यस सर आज स्ट्रिंग ऑपरेशन यस सर ने फोटो खिंचवाया है, और मिथिल भी था फोटो में, फाइनल फोटो। ये लोग रो रहे थे, ये तेज बहुत रोई, तेज बहुत तेज से रोई, रूही भी बहुत रोई थी, रूही भी बहुत रोई। ठीक है, रूही के नाम में, तेरे नाम में यू निकाल के रूही हो गई रोई। रूही देख देख देख, स्नेहा देखिए, स्नेहा भी बहुत मिस कर रही है कि अभी हम कभी मिलेंगे। देखा देखा रीजन चाहिए, देखा बोला इसने, देखा। झगड़ो मत। आज ग्रुप का ना मैं एक्चुअली एडमिन बन के ना ब्लॉक कर देता हूँ, नो चैट। नहीं ऐसा कर देता हूँ, मेरे को एडमिन बनाओ और कोई नहीं, और ओनली एडमिन अलाउ टू चैट। तो आज ग्रुप में ऐसा कुछ ना होता है कि 2 जन ऐसा कर एक दूसरे का खून ना कर दे। ये तू अभी ये लोग कुछ खा रहे, मतलब ये मच्छर खा रही है। अच्छा पोटैटो चिप्स, देखो में पोटैटो चिप्स इज द मोस्ट हेल्दी नहीं सच्ची में, फ्रेंच फ्राइज इज द मोस्ट अनहेल्दी फूड, ऐसा मैंने इंस्टाग्राम में रील में देखा, मैं वही करता था टाइम पास। अरे अच्छा होता है, लेकिन वो बोलते कि वो केक वाइट ब्रेड ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, तुम लोग को ये 30 के बाद सब इफेक्ट होता है, 30 के बाद जब भी मतलब मैं पहले अभी ना, मतलब पहले ऐसा था कि मैं कुछ भी खाओ, लेकिन वो 35-36 का एज जाता ना, फिर ऐसा मालूम नहीं ऑटोमेटिकली सब चीज़ें इफेक्ट नहीं। मतलब तुम लोग बचपन में जो कर सकते हो ना वो कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ें 35 के बाद तुम लोग को
कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कोई ना कोई छोटी चीज़ का हेल्थ इश्यू होता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल रहता है, किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, किसी को इंडिया में सबका अगर ब्लड रिपोर्ट निकालेगा तो कोई नहीं, लेकिन तो भी मतलब वो बहुत थैंक यू क्या है ये कौन सा वाला है ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पार्टी करेंगे, बस सब लोग आ जाना, तो सब लोग ऑफलाइन है। किसी को इसका टिल्ट हो गया था पहले, मैं बोला ना इसका हेड टिल्टेड था पहले, वो बिल्डर ने वो लगाया इधर स्टैंडी। डिडक्शन वैल्यू ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट, डिडक्शन इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट। अरे गाइस मॉड्यूल में आपको 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है बिकॉज उन्होंने ऊपर राउंड ऑफ 90 रुपीज दिया है 17190, ठीक है, तो डरना मत डरो। नहीं डोंट वुक अप, तेरे को ये उम्र में डन। वर्षिता लिख दिया वर्षिता, ओके गाइस। सो गाइस 2 sums left, क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, वे एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है, 5 स्टार करो। क्वेश्चन नंबर 8 बचा और एक हनुमान वाला सम बचा है 300, कौन सा सम था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 बचा है। भाई लोग एंड बहनों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, पेज नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 1। चलो तुम लोग को जल्दी करना है कि नहीं, एक तो लोग को मैं टारगेट दे रहा हूँ, कैसे करोगे तो हो जाएगा गाइस, मजा आएगा, ठीक है। तुमने दी हमको, तुमने कैंडिडेट फोटो खींचा, मतलब कैसे वो पढ़ा रहे थे ऐसे, ऐसा कैंडिडेट फोटो, ऐसे पढ़ाते ऐसे खींचने का, देखो ऐसे कैंडिडेट फोटो खींचने के, ऐसे कैंडिडेट फोटो होते हैं, हैरी पॉटर स्टाइल। ये नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। चलो इधर आ जा, ए नहीं इधर आ जा, ए बंद कर कुछ भी, मैंने मालूम है, मैं देखा आज तो तू देख रोहित शर्मा, अरे साई सुदर्शन को सुदर्शन पिला देंगे, रोहित शर्मा है भाई, आई एम बेस्ट। इधर आ जा, अरे इसको बोलना भाई, इधर आ जा, ये लोग को नहीं करना है कंप्लीट, मैं फिर 1 बजेगा, एक रूल बनाए, तुम लोग को मोबाइल रख, वर्षिता ये लोग फोटो खींच रहे, टाइम पास कर रहे हैं, जैसे आपके कैंडिडेट चल इतने तो आती है वीक में, अभी रेगुलरली आ रही है इतने टाइम में। चलो गाइस ये सब में आ जाइए, पहले मैं आपको समझाता हूँ। अब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक ये वाज डन ऑन व्हाट डेट, सर जल्दी करके जल्दी छोड़ दो, मैं वही कर रहा हूँ लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे। देखो वर्षिता भी बोल रही है जल्दी करके जल्दी छोड़ दो, या इसको पहले बोलो तो फिजिकल, चलो इधर नहीं 23 जून ही है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक was taken on 23 June. The value of stock was how much? 48 lakhs. The following transaction took place between 23 June and, तो ये सीधा वाला समय, उल्टा नहीं आना है। आपने 23 जून को आपने कैलकुलेट कितना किया, आपके गोदाम में कितने का माल है, पर आपको 30 जून को निकालना है, तो आगे जाना है कि पीछे आना है, आगे जाना है, एक एक करके करते हैं। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब आप प्रिंसिपल हो, आपके पास उसकी ओनरशिप है। गुड्स वर्थ रुपीज 2,40,000 वॉज स्टिल, तो मुझे बताओ आपने ना बहुत टाइम पहले
2,40,000 के, ऑफकोर्स वो इसके अंदर नहीं है। समझो आपने जून के महीने में, मई के महीने में 2,40,000 के गुड्स अपने एजेंट को दिए थे, तो ऑफकोर्स वो 48 लाख के अंदर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आपने जो भी, जब भी सम स्टार्ट होता है हमेशा फिजिकल काउंटिंग होता है। देखो अब तक जितने भी हमने सम्स किए, जो स्टार्टिंग नीचे में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढूंढ रहे हैं, नीचे में क्या ढूंढ रहे हैं एज पर, बट ऊपर हमेशा फिजिकल से ही स्टार्ट होता है। तो आपको हमें कि आपने गुड्स दिए थे बट अब तक वो एजेंट बेच नहीं पाया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको इसको अपने अकाउंट्स में लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो आपको ऑफकोर्स 2,40,000 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 48 लाख के अंदर नहीं है। सुनो, आपने ना जून के महीने में वो लिखा नहीं है, एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन में मिस्टेक किया, दे शुड मेंशन। आपने अपने एजेंट को कितने का माल दिया था, 2,40,000 का। अभी आपके पास है कि वो एजेंट के पास है, बट एजेंट उसको बेच नहीं पाए। तो 30 जून को जब भी आप अपना क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करोगे, तो वो भले वो दिल्ली में माल पड़ा है बट है तो आपका ही ना, तो इसलिए हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज बीन अनसोल्ड। पहला वाला इजी है, यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक किया, आउट ऑफ है ना, नहीं लिखना चाहिए आउट ऑफ, ये 23 जून के पहले हो गया। अगर ये 23 जून के बाद होता तो आप इसको कुछ भी नहीं करते, बता रहा हूँ। समझ 23 जून के बाद मैंने अपने एजेंट को दिया, तो आपको जो 48 लाख के अंदर तो ऑलरेडी था, देखो 48 लाख है, ये मेरा 48 लाख है, 48 लाख है। फिर मैंने दिव्या को दिया, फिर दिव्या उसको बेच नहीं पाया, तो ऑलरेडी 48 लाख के अंदर होता है ना, तो मैं उसको कुछ भी नहीं करता। एक बार मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो। अगर एक गुड सेट ऑन कंसाइनमेंट, सुनो, अगर एक गुड सेट ऑन कंसाइनमेंट 23 जून के बाद होता, 23 जून को मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, 48 लाख। मैंने काउंट किया, मेरे पास 48 लाख है। फिर मैंने अपने एजेंट को ये दिया, अभी किसके पास है, ये एजेंट के पास है, और अभी 30 जून को भी तो उसको बेच नहीं पाया, तो ऑफकोर्स मेरे को उसको ऐड बैक करना चाहिए, बट ऑलरेडी वो 48 लाख के अंदर ही था ना, तो इसको मैं कुछ भी नहीं करता। एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये। अरे आउट ऑफ द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आपने सेंड किया ना, तो जो सेंड करता है वो कौन होता है, कंसाइनर ही सेंड करेगा ना, ओनर ही सेंड करेगा ना कुछ। कंसाइनर एजेंट रिसीव करता है, रिसीव कौन करता है, एजेंट। सेंड कौन करता है, एक बार ये समझा आप लोगों को, मैं वापस एक बार बताता हूँ। हाँ देखो, ये 48 लाख के गुड्स है, सुनो 48, एक बार इधर ध्यान दो ना प्लीज। 23 जून, और मैं दूसरी तरीके से भी बता रहा हूँ गाइस। मेरा समझो 48 लाख के इधर मैंने फिजिकली काउंट किया था। समझो मैं 25 जून को दिव्या को देता हूँ, दिव्या को कितने का माल देता हूँ, समझो 2 लाख। तो ऑफकोर्स पहले मैं इसको माइनस करता, बट दिव्या बोल रहा है कि 30 जून तक अभी भी सर मैं गुड्स को बेच नहीं पाया हूँ, तो मैं वापस इसको क्या करता, तो माइनस एड इज इक्वल टू 0, वही वाकई आते हैं। बट वो लोग ने एग्जाम में ना क्वेश्चन में ये अजम्पशन बोला है कि जो 2,40,000 का माल था मैंने दिव्या को जून के फर्स्ट वीक में दे दिया था। अगर मैंने जून के फर्स्ट वीक में दे दिया था तो क्या ये वो 48 लाख के अंदर वो है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो फिजिकली काउंटेड है। और 30 जून को तू मेरे को सर बोलता है सर वो माल अब तक बिका नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 48 लाख में जो फिजिकली था वो तो है ही, प्लस 2,40,000 भी अलग से ऐड करते हैं, क्योंकि तू बेच नहीं पाया था। पहले ये समझा, तो वो लोग ने ये असम्पशन के साथ सॉल्व करवाया, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि सर 48 लाख में वो था, फिर वो माइनस हुआ, फिर वो वापस नहीं बेच पाया तो प्लस हुआ, तो माइनस प्लस तो 0 हो गया, तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको आंसर दे रहा हूँ। मॉड्यूल में लोगों ने क्या अज्यूम किया कि आपने जून के पहले महीने में, पहले वीक में आपने कुछ दिव्या को दे दी है। क्लियर है ये वर्षिता, ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने बताया। यस, चलो ये बताइए परचेजेस आपने ये पूरे 7 दिन में कितने के परचेजेस किया आपने, जिसमें से आपको गुड्स वापस इतने की डिलीवरी कभी आई, वो छोड़ो। 30 जून को मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट से चाहिए, मेरे को तो 4 लाख को ही ऐड करना है ना, डिलीवरी आए कि ना आए मुझे फर्क पड़ता नहीं है सर, थोड़ी आ गई थोड़ी नहीं आ गई, अपने को फर्क पड़ता नहीं है, मेरे को पूरा 4 लाख मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में काउंट करना पड़ेगा। हाँ, अगर फिजिकली पूछा होता ना मेरे को गोदाम में कितना है, तो मैं फिजिकली सिर्फ 2,40,000 को ही ऐड करता, क्योंकि 1,60,000 की अब तक डिलीवरी आई। बट मैंने क्या किया, ये 7 दिन में कितने के परचेजेस किए थे अमेजोन से, 4 लाख के। 30 जून तक थोड़ी डिलीवरी नहीं आई, अपने को फर्क नहीं पड़ता कितने का परचेज किया, आपको 4 लाख ऐड करना है। आई होप एवरीवन इज ओके, पक्का? नहीं बोल देखो क्या क्वेश्चन पूछ। अरे हाँ तो बोलो ना, अरे पूछ, क्या बोला उसने? आपने 23 जून
और 30 जून के बीच में कितने का परचेजेस किया है, जिसमें से 1,60,000 की डिलीवरी कभी आई है, बाद में। मेरे को इधर चाहिए, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए कुछ। अरे कुछ नहीं बोला तो हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही ढूंढना होता है। स्टार्टिंग पॉइंट फिजिकली है, नीचे वाला हमेशा डिटरमाइन द वैल्यू, कभी लास्ट वाला हमेशा कुछ नहीं बोला। हम लोग को जो निकालना है इट इज ऑलवेज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो हमारे पास नहीं होके भी तुम्हारे पास है तो भी वो हमारा है। तुम्हारा दिल हमारे पास है, भले दिल तुम्हारे पास है बट वो हमारा ही है। हाँ, अगर फिजिकली पूछा रहता तो दिल आपका। हाँ, अगर यहाँ पे फिजिकल इन्वेंटरी लिखा रहता तो क्या करते हैं, तो मैं सिर्फ 2,60,000 को, हाँ तो मैं 1,60,000 को एड बैक नहीं करता। एक बार मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ गाइस। अब तक मैंने इसके जो 6-7 सम किए, स्टार्टिंग हम लोग हमेशा फिजिकल से करेंगे। पूछा क्या है वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। सर कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट से अज्यूम करेंगे। अगर वो लोग नीचे लिखते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, तो फिर तो मैं 2,40,000 को भी इग्नोर नहीं करता, क्योंकि फिजिकली मेरे पास भी नहीं था ना, तो फिर उसको भी मैंने कुछ करता ही नहीं। अभी समझा तुझे? चलो, तो ये 2 चीज़ तो समझ गए। अभी गाइस ये हाँ हमने कल किया था, देख याद है कल किया था, जो कि देखो बता दो, ये था कल वाले समय एक बार किया था, देख आया था ये वाले समय था, क्वेश्चन नंबर 5 में था। तो तुम्हें भाई तुम लोग पहले रीड करना क्वेश्चन में क्या पूछा है। चलो ये 3 एंट्री अभी ओए चलो स्नेहा, तेज तुझे समझ रहा है, तेज को नहीं समझ रहा है आज। सुनो, आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 23 जून कितना दिया, 48 लाख। एड गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, एक बार अभी लिखना मत, मेरे को पहले कंप्लीट कर देना। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, एड गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अनसोल्ड, कितने के थे वो, 2 लाख। एड परचेजेस कितने के, बस अभी ध्यान देना। अभी गाइस ये सम का मेन ट्विस्ट है, जो ये एग्जाम में 10 मार्क के लिए क्यों आया है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इतना समझाओ गाइस। ये 2 सेंटेंस पे ध्यान दो। सेल्स कितने के किए आपने ये 7 दिन में, विच इंक्लूडेड गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 सेंड ऑन, हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न बिफोर, आपको दिया आपका 1/4 ऑन कॉस्ट है, 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू however goods costing rupees 2,40,000 was sold for how much। काम करते हैं, सुनिए, आपने टोटल सेल्स कितने का किया है, 13 लाख। कोई कुछ लिखेगा नहीं है, प्लीज ध्यान देना। उसमें से आपने सोगा में कितना सेल किया है, 3,20,000। फिर एक गुड्स आपने 2,40,000 के कितने में बेचे हैं, तो वो अबनॉर्मल सेल्स हो गया। 1,20,000 में आपने बेचा है, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 2 लाख। ये उसकी सेलिंग प्राइस है और ये उसकी कौन सी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, और ये भी उसकी सेलिंग प्राइस है। एक ध्यान देना, ये सेलिंग प्राइस है SP, ये भी सेलिंग प्राइस है SP, और ये भी सेलिंग प्राइस है SP। तो उसके अलावा भी मुझे नॉर्मल सेल्स निकालना पड़ेगा। मेरे नॉर्मल सेल्स कितने के थे, ये सर कहाँ से मिलेगा, व्हाट माइनस व्हाट माइनस व्हाट, 13,60,000 माइनस 3,20,000 माइनस 1,20,000, क्योंकि सेलिंग प्राइस में तो सेलिंग प्राइस ही माइनस करेंगे ना, तो मुझे नॉर्मल सेल्स मिलेगा। कितने का मिल रहा है नॉर्मल सेल्स आपको, 9 लाख। ये जो माल है मैंने, ऑफकोर्स इसमें से मैं GP निकाल दूंगा तो मेरे को इसकी भी क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी। GP कितना परसेंटेज हमें दिया है, 20%, निकालो तो 20%।
1 लाख कितना आ जाएगा सर? ये सब आप क्या कर रहे हो मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में दिया है कि आपने 13,60,000 का माल बेचा है, जिसमें से 3,20,000 का गुड्स आपने सोगा किया है, 3,20,000 का गुड्स आपने सोगा किया है, फिर आपने 1,20,000 में माल बेचा है, बट उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? बट ठीक है 1,20,000 में बेचा है, तो रिमेनिंग माल आपने कितने में बेचा होगा? 9,20,000। सर ये 9,20,000 कैसा है, एक बार हमें वर्किंग नोट में बता दीजिए। 9,20,000 आपको आया 13,60,000 माइनस 3,20,000 माइनस 1,20,000। पहले ये समझा? सर हम सीधा जा रहे हैं, सीधा जाते हैं तो हमें सेल्स को माइनस करना पड़ता है, बट कॉस्ट प्राइस में माइनस करेंगे तो हमें कौन कौन सी चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी? एक तो 7,36,000 हमें माइनस करना पड़ेगा। अरे उसमें 48 लाख में तो मैं 7,36,000 ही माइनस करूँगा ना। 48 लाख तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट में से तो कॉस्ट ही माइनस होगी, और इसमें से क्या माइनस, और दूसरा क्या माइनस करूँगा? 2,40,000। क्यों सर 48 लाख में से आप ये दोनों माइनस करोगे? 48 लाख कॉस्ट है, 48 लाख क्या थी? अगर मैं समझो वो 48 लाख का माल 50 लाख में बेच देता हूँ पूरा, तो 48 लाख माइनस 50 मतलब मैंने क्या माइनस 2 लाख होगा क्या? वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास माल है 48 लाख का, मैं उसको बेचता हूँ 1 करोड़ में, तो मेरे पास गुड्स की वैल्यू कितनी रहेगी गोदाम में? 48 लाख वाला माल ही मैंने अगर 1 करोड़ में बेचा तो गोदाम में तो जीरो हो गया ना माल, वो सेलिंग प्राइस है। तो मैं अभी मुझे बताओ 48 लाख में से 48 लाख इज कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, तो अगर मैं माइनस करूँगा सेल्स को, तो सेल्स को हम लोग हमेशा कॉस्ट में से माइनस करते थे, देखो उल्टा देते, तो मेरे को एक चीज़ तो मालूम पड़ गई कि मेरे को 2,40,000 माइनस करना और 7,36,000 माइनस करना पड़ेगा। सांभड़ो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे को 48 लाख मेरी कॉस्ट है, राइट? अगर गुड्स बाहर जाएगा, मैं कितने में भी बेचूँ, मैं फ्री में बेचूँ, मैं करोड़ों में बेचूँ, मैं लाखों में बेचूँ, मैं इसमें से माइनस क्या करूँगा? मैं सेल्स करूँगा तो उसकी माइनस क्या करूँगा? जब भी सेल्स करूँगा तो क्या माइनस करूँगा? उसकी कॉस्ट प्राइस माइनस करूँगा ना। अभी तो आप नहीं तो आप बोलोगे भाई सेल्स करना है तो माइनस तो करना है कुछ, बट इट इज़ ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक डिटरमाइन करते हैं तो कॉस्ट प्राइस ही माइनस करूँगा ना। पहले ये समझा? तो सर समझ गया। अभी समझो मैं कोई चीज़ जीरो में भी बेचता, मैं चल दिव्य को 1 लाख का माल फ्री में दे देता, तो मैं जीरो माइनस करता कि 1 लाख माइनस करता? 1 लाख ही माइनस करता। मेरी सेलिंग प्राइस जीरो है, बट मैं माइनस तो जीरो ही करता ना, 1 लाख ही करता ना। पहले ये समझा? चलो सर इतना तो हम लोग समझ गए, बट सोगा का तो कॉन्सेप्ट समझाइए। एक सेकंड, यहाँ समझा? वर्षिता देखो यहाँ तक समझा? वर्षिता सर सोगा का बताइए, सोगा में वो लोग ने क्या लिखा है मुझे बताओ तो, शांति से देखिए क्या लिखा है मुझे एक बार बताए ना। हाफ गुड्स का क्या बोला है? चलो इसकी भी कॉस्ट प्राइस निकाल देते, इसमें भी कॉस्ट निकाल देना, 20% माइनस कॉस्ट इसकी माइनस करा ना, 20% माइनस करने का कितना होता है? 3,20,000 माइनस है 64,000 माइनस करके तो कितना हो जाएगा? 2,56,000 कॉस्ट है, मतलब 1,28,000 आधा हो गया, और 1,28,000 ये हाफ हो गया, और ये हाफ हो गया, ये वापस रिजेक्टेड हो गया, और इसका कोई अप्रूवल आया अब तक, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। अब एक गेम सुनना 23 जून के बाद 23 जून के बाद ये टोटल है 2,56,000 का माल, इसमें ये 1,28,000 का है और ये 1,28,000 का है। मैंने सोगा कर रहा हूँ, दोनों की सेलिंग प्राइस 3,20,000 रुपये है, और दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 128। और 23 जून के बाद मैंने दोनों तुम लोग को दिया, तो दोनों बाहर चला गया, पहले माइनस हो गया, उसमें से आधा वापस रिजेक्ट हो गया, तो एक गया और वापस आ गया, तो उसको तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 48 लाख के बाद ये इवेंट हुआ है। 48 लाख के बाद गया, लिखा है ना क्वेश्चन में, ऑल द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन व्हाट डेट, क्या लिखा है ऊपर क्वेश्चन में पढ़ो, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 एंड 38 जून ना बच्चे क्या है, राइट? तो ये जो सोगा हुआ है वो कभी हुआ है? 48 लाख के बाद ही हुआ है। 48 लाख के बाद एक कुछ गया और वो
तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह का भूला जब शाम को वापस आता है तो उसको भूला नहीं कहते। दूसरा वाला हाफ तेरे पास चला गया, बट अब तक तूने मुझे अप्रूवल दिया, बट गोदाम में मेरे पास नहीं, किसके पास है? अच्छा, अगर तूने मुझे अप्रूवल नहीं दिया तो क्या मैं उसको सेल्स काउंट कर सकता हूँ? नहीं। तो इसको भी गया, वो आया नहीं, वो गया, वो आया नहीं, पर उसको भी मैं मतलब सोगा को कुछ करना ही नहीं है। अप्रूवल होता तो माइनस कर देते, बट उसने अप्रूवल भी दिया नहीं है। और मैंने बताया था अगर 31 मार्च के बुक्स अकाउंट के टाइम अगर उसका अप्रूवल नहीं आएगा तो मेरे को भले तेरे पास है कुछ, मुझे अपने गोदाम में काउंट करना पड़ेगा। और इससे मुझे मालूम पड़ा कि हमें सोगा की कोई भी एंट्री करनी नहीं। देखो, मैं तेरे डाउट में मैं आता हूँ, सुनो क्या हुआ है। सुने, मेरे पास टोटल माल सोगा का 3,20,000 का था, ये 1,60,000 का था और 1,60,000 का था। इसकी कॉस्ट प्राइस 128, इसकी कॉस्ट प्राइस 128। 48 लाख में से पहले ये दोनों गया तो मैं पहले 2,56,000 माइनस करूंगा, कॉस्ट प्राइस ही माइनस करूंगा, राइट। बट उसमें से एक वापस आ गया तो उसको मैं सॉल्व क्यों कर रहा हूँ? गया और आया, एक गया है और तेरे पास ही है। 30 जून को मेरे पास है कि तेरे पास है, बट इसका तूने मुझे अप्रूवल दिया। अगर अप्रूवल नहीं दिया तो मैं इसको सेल्स कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। तो भले तेरे पास है, मुझे अपने गोदाम में काउंट करना पड़ेगा। तो उसको भी गया और आया तो ये भी क्या हो गया? 0। तो मेरा सोगा को कुछ भी सॉल्व ही नहीं करना है। एक बार काम करिए, बना दीजिए, ये बना दीजिए वर्किंग नोट। वर्षिता तुझे समझा, मैं वापस समझा रहा था तो, पर वर्षिता देखो सोगा वाला कॉन्सेप्ट समझा, वो एंट्री को मैं कुछ भी सॉल्व क्यों नहीं करने वाला हूँ। सुन, तेरे पास 23 जून को 48 लाख का माल था, वो ऐसा बैठा था, 48 लाख का माल ऐसा बेचा था। फिर 24 तारीख को प्यून आया गोदाम में और बोलता है सर ये दोनों को सोगा कीजिए। मैंने सोगा किया, दोनों चीज मेरे अकाउंट में से माइनस हो गई। दोनों 48 लाख के बाद हुआ, ये 40 लाख से मैंने 48 लाख में से गया, फिर दोनों में से एक गया और वो वापस आ गया। तो सर उसको सॉल्व क्यों कर रहे हो? छोड़ दो। एक गया वो उधर ही पड़ा है, बट उसका 30 जून को अप्रूवल आया नहीं है, तो ऑफकोर्स उसको सेल्स तो काउंट नहीं कर सकता हूँ। मेरे को 30 जून को फाइनल अकाउंट्स बना हुआ तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना पड़ेगा। भले मेरे पास नहीं है बट मुझे क्लोजिंग स्टॉक में काउंट करना पड़ेगा ना। आई हैव द ओनरशिप, दैट्स व्हाई भले ये मेरे पास नहीं है बट इसको तो भी मैं अपने गोदाम में काउंट करूंगा, गोदाम में फिजिकल स्टॉक। इसीलिए ये दोनों का मैंने कोई भी इफेक्ट नहीं दिया। आई होप अभी आपको ये इजी समझा होगा। या अरे देखो सुन, तुम लोग को ना एग्जाम भाई तुम लोग को है ना, ये वाली चीज मैंने खुद निकाली है। सर ये वाली चीज आपने कैसे निकाली? मैंने टोटल सेल्स कितने का किया था, उसमें इतना सोगा था और इतना ये था, तो सर ये मैच नहीं कर रहा, तो ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला ना। ये पहले ये मैंने खुद निकाला, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट समय एग्जाम में 10 मार्क के लिए 2 बार आया है। हाँ अभी कुछ नहीं, अभी ऊपर से खाली मैं देखो 2 चीज माइनस करनी है। कौन सी 2 चीज माइनस करनी? पहले इतना लिख दीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ 44,64,000। अरे ऊपर का ये सब कर तो सही, ये लेस करना पड़ेगा ना, लेस अबनॉर्मल सेल्स कितना माइनस करेंगे हम लोग? 2,40,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कौन सा है ये? 7,36,000। ये इतना ही ना, तो कितना आएगा आंसर? ये सबको माइनस करने के बाद इतना, बस यही आंसर आपका हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट समय इसके बाद बस रेक्टिफिकेशन वाला ही सब बचा हो गया है। एक बार आप स्टेटमेंट भी लिख दीजिए, फिर मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। एक और चैप्टर अपना हो जाएगा ख़त्म। करते 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 अपना 11-12 चैप्टर हो गया। 6 चैप्टर पार्टनरशिप किया और ये 5 चैप्टर इधर किया। 6 ना, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फ्रॉम गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट रिजोल्यूशन, फिर डेप्रिसिएशन, BRS, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन्वेंटरी। मॉड्यूल 1 ऑलमोस्ट खत्म हो गया अपना, मॉड्यूल 2 भी आधा हो गया। ऑन अनसोल्ड
लास्ट में लिख देने का वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30 जून। वैल्यू हाँ देखो हमेशा लिखने का, लास्ट वाला स्टेटमेंट हमेशा लिखने का। क्या नहीं खबर बढ़िया सुश है। एक बार मैं वापस चाहिए तो पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि 10 मार्क के लिए एग्जाम में आया है। मॉड्यूल में वो लोग ने वो जो आया गया दोनों दिखाया, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। सोगा का कुछ भी करना, सोगा का गया आया, गया नहीं आया बट तुम ही नहीं आया। कभी कभी होता है ना कि वो चली गई बट तभी पास में है, ये ऐसा वाला था, अप्रूवल नहीं आया। देखो समझा स्नेहा। एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं सबका, इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ, उनको इन्वेंट्री के बारे में बात करूँ। अभी क्या है, काफी लोगों को लगता है कि हम वो ट्रॉफी जीत गए, बट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जीत गए, बट फिजिकली नहीं आया। फिजिकली भी नहीं आएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी नहीं आएगा। क्या है, चाय पिए। लेकिन एक्चुअली आरसीबी का वैल्यूएशन ना जीते उसके ऊपर ही, अगर वो जीत गया उनका वैल्यूएशन नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उनको ट्रोल ही इसके लिए, वो ट्रोल में नंबर 1 है। छोटे बच्चे को बोलता है, मतलब मुशीर खान को क्या बोला वो, ये तो पानी देख, पानी पीने, पानी में आना था। वो तो खुद के टीम में होता है, उसको मोटिवेट करता है, सामने वाले को थोड़ी ना देता है। ऐसा ही है ना स्नेहा। रोहित शर्मा अच्छा है ना दादा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस में सोती हुई लड़की, फाइनल डेस्टिनेशन, ये लिफ्ट ऐसा ही है। सुनो, करो ट्राई। अरे लोग कसिनो में घुस जाते हैं, हम लोग गोवा जाते कसिनो में घुस जाते हैं। तो ओए इधर ध्यान दो, गाइस 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 इधर। भाई तुम लोग को एक ही सम बाकी है, बट तुम लोग जो हिसाब से लेट कर रहे हो नहीं होगा। आपको बोला है कि आपने फिजिकली काउंट करके माल कितना था 23 जून को, स्नेहा 23 जून को आपने कुछ कंसाइनमेंट में बेचे थे, बट अब तो वो बिके नहीं है, बट हमारे पास नहीं है, तो उसको ऐड बैक करेंगे। भाई इधर ध्यान दो, परचेज किए थे 4 लाख के, सर डिलीवरी नहीं मिली, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कर रहे हैं, 4 लाख को ऐड करेंगे। सेल्स का एक बार वापस वर्किंग नोट बता देता हूँ। आपने टोटल कितने का माल बेचा, 13,60,000 का, जिसमें इतना सोगा है और इतना अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल का अपने को दोनों इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि 2,40,000 वाला माल मैंने कितने में बेचा, 1,20,000 में। मेन सोल्यूशन में हम 2,40,000 ही माइनस करेंगे। तो ये वाला भी सबको समझ गया कैसे आया था। सोगा का समझा, 48 लाख में से गया और आ गया, गया और वो नहीं आया, बट नहीं आया वो भी सेल्स तो नहीं हुआ था, तो उसको भी हमें ये कंसिडर करना है कि आ गया। तो ये आपको पूरा ऐसा वो समझ गया। श्योर एग्जाम में भी आया, मैं आपको नेक्स्ट वाला जब चैप्टर चालू करते हैं तो इसके पहले तुम लोग मेरे सामने क्लास में 1 घंटा इसके 5 पेपर्स के सम पहले सॉल्व करोगे ये नॉलेज से नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम फाइनल अकाउंट चालू करेंगे। अभी एक किस्म बाकी है, वो करते हैं, देन वी वाइंड अप हो जाए, बस लास्ट समय ये, अगर आप जितना जल्दी करोगे उसके बाद 15-20 मिनट। चलो बैठ जाइए। The profit and loss account of Hanuman showed a net profit of how much? Profit and loss account of Hanuman showed a net profit of 6 लाख। पेज नंबर है 112। और वही दिन पे क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिखा रहा है, याद रखना। क्लोजिंग स्टॉक जब भी आप चालू करते हैं वो फिजिकली काउंटेड रहेगा। जो भी क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा फर्स्ट टाइम वो हमेशा फिजिकली काउंटेड रहेगा, निकालना एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। Subsequently, the following information was obtained on scrutiny of the books. चलो तो मैं काम करता हूँ, स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, गाइस काम करते एक प्रॉफिट, गाइस एक प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ तो आधे पेज का फटाफट। with you स्क्रूटिनी, क्या स्क्रूटिनी सिखा दो।
ये भाई ये बनाओ तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ए भाई चलो चलो स्नेहा आजा। देखो कैमरा से सब लोग देख रहे हैं। गाइस ये तो बनाओ। ए भाई तुम लोग ऐसा करोगे तो कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। 12 बज गया ऑलरेडी, फिर 12:30 हो जाएगा। बट ये स्नेहा देखो ना, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने बोला एक्टिवेशन। सुनो अभी अभी सब लोग ध्यान देना, कोई लिखेगा नहीं। आपको इधर आ जाओ, हाफ पेज। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, एंड वो दिन पे आपको 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख गया। ऑफकोर्स हमने नेट प्रॉफिट और वो सब बना दिया, मतलब आपने बुक्स अकाउंट क्लोज कर दिया। अगर अभी आपको मिलेगा एरर, तो हमने मालूम किया था कि अगर एरर्स आर लोकेटेड इफ यू आर डूइंग सॉल्विंग इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, तो सब कुछ हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में सॉल्व करेंगे स्टेज 3। इसलिए मैंने इसमें कौन सा अकाउंट बनाया और क्लोजिंग स्टॉक का एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, परचेजेस आपने फॉर द ईयर कितने के किए थे। परचेज फॉर द ईयर इंक्लूड 50,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग फॉर शॉप, बट आपने गलती से उसको कहाँ पर डाल दिया, परचेज में। मुझे बताओ, अगर आपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स खरीदा है वो तो आपका एसेट है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स क्या है, आपका एसेट है। वापस सुने क्या लिखा है, परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड, परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। क्या परचेज के अंदर ये आना चाहिए, तो परचेज गलत दिख रहा है। खर्चे में ये परचेज में थोड़ी आएगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एसेट होता है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग इज योर, अरे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और ये सब लाइटिंग और इंटीरियर सब एसेट होता है ना आपका, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। तो हमने गलती से परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो सर ये परचेज में डाला है, सही कि गलत है। तो जैसे आप परचेज से इसको निकाल दोगे तो आपके परचेजेस क्या हो जाएंगे, कम, और परचेज कम होने से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आता है, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी लिखना मत। तो भाई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपको पहले नेट प्रॉफिट कितना दिया आपको क्वेश्चन में, ऑलरेडी आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 6 लाख दिया है आपको। बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की एंट्री करनी पड़ेगी, जिससे आपका प्रॉफिट 15,000 से क्या हो जाएगा, देखो बढ़ गया ना। तो आपको प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होना। सुनो क्या हुआ था, आपने परचेजेस इंक्लूड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, परचेजेस इंक्लूड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। सर ये तो गलत है, गलत है कि नहीं है। तो आप परचेज में इलेक्ट्रिकल फिटिंग को निकालोगे तो परचेजेस कम हो जाएगा, परचेजेस कम हो जाएगा मतलब डेबिट कम हो जाएगा, डेबिट कम हो जाएगा मतलब प्रॉफिट। तो अभी आपका प्रॉफिट 6 लाख से कितना हो गया, 6,16,000। सर इसका क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो प्रियून ने फिजिकली काउंट किया है, तो उसने फिजिकली सब बराबर काउंट किया है। वो वही चीज़ काउंट नहीं करेगा जो हमारे पास नहीं है, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। काफ़ी लोगों को लगता है सर परचेजेस कम कर दिए तो क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। गोडाउन में प्रियून ने जाके क्लोजिंग स्टॉक को बराबर काउंट किया है। ये तो जॉइंट एंट्री वाली आंटी ने मिस्टेक की है, तो लोग समझ रहा है। इसका क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट आएगा। कितना दिया है, हाँ मालूम है। कितने का दिया आपको क्लोजिंग स्टॉक, सुनो पहला वाले गाइस प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट समय। आपने गलती से परचेजेस के अंदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग की एंट्री कर दी है, तो सही नहीं, गलत है। तो आप परचेजेस में से इलेक्ट्रिकल फिटिंग को निकाल दोगे तो परचेजेस हो जाएगा कम, परचेजेस कम हो जाएगा मतलब डेबिट हो जाएगा कम, डेबिट कम हो गया मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। इसका क्लोजिंग स्टॉक पे कोई भी इफेक्ट आएगा नहीं, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज फिजिकली काउंटेड। पीयून को नहीं मालूम है कि वो जर्नल एंट्री पे आंटी क्या कर रही है, उसने तो अपना फिजिकली काउंट किया था और उसने बराबर 3,75,000 की काउंटिंग की है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ लिखना मतलब प्लीज। हनुमान gave away goods valued of 40,000 as free samples for which no entry was made in books of accounts। मुझे बताओ, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स की जर्नल एंट्री करना भूल गया।
मुझे बताओ गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स की दो इफेक्ट कहाँ पे डालते हो आप? एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालते हो बाय गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। कितने के आपने गुड्स दिए थे गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, और इसका पिनल के डेबिट में आप क्या इफेक्ट देते हो 2। तो ये एक्चुअली बताओ इसका नेट प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट आया ही नहीं, मालूम है क्यों? आपको एक बताओ गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स के आप दो इफेक्ट क्या डालते हो, ट्रेडिंग क्रेडिट और पीएनएल। अगर आप ये जर्नल एंट्री एग्जाम में करना भूल भी जाते ना तो आपका नेट प्रॉफिट का आंसर वही आता जो ये एंट्री के बिना आता, क्योंकि क्रेडिट और डेबिट सामने सामने क्या हो जाता है, कट हो गया। तो इसका तो भी हम लोग दिखाना पड़ेगा। अभी भी देखो ये एंट्री करने के बाद मेरा प्रॉफिट तो 6,15,000 ही दिख रहा है ना। अभी गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स के दो इफेक्ट क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट पीएनएल डेबिट। क्रेडिट डेबिट को कट कर दो, कुछ इफेक्ट हुआ, आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत आएगा। बट काम करो 12th का ना कोई भी एग्जाम का सम सॉल्व करना, और ये वाली जर्नल एंट्री ना ये वाली एडजस्टमेंट को सॉल्व मत करना, तो भी आपका आंसर नेट प्रॉफिट का आंसर जो पहले आया था नेट प्रॉफिट, ये वही नेट प्रॉफिट। हाँ आपका जीपी गलत आएगा बट नेट प्रॉफिट विल कम सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ यू डू दिस एडजस्टमेंट और यू डोंट डू दिस एडजस्टमेंट। अरे समझी बात से, ट्रेडिंग क्रेडिट और पीएनएल तू कहाँ पे दिखाता है इसको, ट्रेडिंग क्रेडिट और पीएनएल डेबिट करता है तू, अभी ये एडजस्टमेंट नहीं भी करता है, फिर आंसर सेम ही आएगा ना। तो इसके लिए ये वाले एडजस्टमेंट से प्रॉफिट पे कोई भी इम्पैक्ट आया नहीं। हाँ मेरे को तीन एडजस्टमेंट है तो 2 हम लोग किसको करेक्ट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट को करेक्ट कर रहे हैं ना। तो नेट ये एंट्री मैंने डाल दी तो भी नेट प्रॉफिट तो वही रहा ना। तुम लोग को समझाइए सर इसका क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि गुड्स ऑलरेडी गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स है और ये प्यून ने तो काउंट किए ही नहीं होंगे, क्योंकि प्यून को गोदाम में माल मिला ही नहीं होगा। ये तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स है, वो मिट्टी भाई में कॉलेज के बाद स्टूडेंट्स फ्री सैंपल्स का देख रहे हैं। प्यून ने गोदाम में 31 मार्च को गोदाम में गया, दरवाज़ा खोला, उसने कोई मिस्टेक नहीं किया। वो खाली माल में कौन सी मिस्टेक करेगा, प्यून एक ही मिस्टेक करेगा, वो गोदाम में जो काउंट किया वो है किसी और के पास माल पड़ा है, वो खाली काउंट करना भूल जाएगा, वो काउंट ही नहीं कर पाएगा वो। बट ये सब मिस्टेक वो नहीं करेगा, ये आंटी मिस्टेक करेगी। कौन मिस्टेक करेगी, ये सब आंटी। चलो तो ये वाला एडजस्टमेंट भी समझ गया। नहीं पहले मुझे करने दो फिर आप लोग लिखो। पहले ध्यान दो, स्नेहा इधर ध्यान दे प्लीज। गैस इधर गैस ये वाला ध्यान दो। Invoices for the goods amounting to rupees 2,50,000 have been entered on, but the goods were not included stock। ये मस्त है, आंटी ने जर्नल एंट्री कर दी, गुड्स परचेज हो गए, परचेज की जर्नल एंट्री कर दी, बट इसका गुड्स का अब तक गोदाम में आया सर, गोदाम में नहीं आया। अभी प्यून पहली मिस्टेक करेगा, क्या किया रहेगा मुझे बताओ। परचेज इनवॉइसेस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 हैव बीन एंटर्ड। एंटर मतलब इनवॉइस एंटर कर दिया और परचेज की जर्नल एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, बट द गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दी। ऑफ कोर्स गुड्स गोदाम में काउंट नहीं हुए। तो मुझे बताओ हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्यों प्यून ने काउंट नहीं किया रहेगा, क्या क्यों नहीं काउंट किया रहेगा, आया नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। ऐड क्या है, ऐड परचेज जो आपने किए थे, परचेजेस कभी किए थे, परचेजेस ऑफ मार्च 2022 नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। कितने का माल था, 2 लाख। बट गाइस जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ा तो आपका प्रॉफिट भी तो बढ़ाना पड़ेगा 2,50,000 से। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, ट्रेडिंग क्रेडिट बढ़ा, ट्रेडिंग का क्रेडिट बढ़ा, क्रेडिट बढ़ा, क्रेडिट बढ़ने से प्रॉफिट। अरे तूने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया ना, तेरा क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000 था। तू वो छोड़, स्टॉक बढ़ने से वो छोड़, तूने क्रेडिट साइड बढ़ाया, तेरा क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक अभी 3,75,000 में 2.5 लाख और बढ़ जाएगा, तो तेरा क्रेडिट बढ़ा। क्रेडिट बढ़ने से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आता है, तूने क्या किया, ये क्या किया मेरे को बता दो। आंसू कह रहे थे हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा ना तेरा, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएगा तू,
क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में? तूने जो क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000 का तूने ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में डाला था, लिखा ना 3,75,000 ओरिजिनली, ये ना 3,75,000 वाला। अभी ये क्लोजिंग स्टॉक वो प्यून ने काउंट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था काउंट? इन्वेंट्री गोदाम में नहीं आया था ना, आंटी ने जन एंट्री कर दी थी, बट ऑफकोर्स माल की जन एंट्री, बट माल आया नहीं तो इसको क्लोजिंग स्टॉक में गिना नहीं होगा, तभी क्लोजिंग स्टॉक में गिनना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से। तो 2.5 लाख से देखो तेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। अभी 2.5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक के क्या इफेक्ट हो गया? क्लोजिंग स्टॉक तो बढ़ गया, बट क्लोजिंग स्टॉक हम बढ़ाते कहाँ पे, लिखते कहाँ पे रहे, कौन सी साइड पर? तो तू 2.5 लाख को और क्रेडिट साइड पर डालेगा तो क्रॉस साइड बढ़ेगा ना, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा ना। आवाज क्यों करते हो तुम लोग? बस तो 2.5 लाख से बढ़ेगा। नहीं नहीं, बस अभी थोड़ा सा बाय स्टॉक, अभी कोई नहीं लिखेगा बाय स्टॉक। परचेजेस करवा देता हूँ, बस करवा देता हूँ, बट पहले मेरे को करवा लेते प्लीज प्लीज। सर ये वाला क्लोजिंग स्टॉक में पहले क्यों ऐड है? देखो प्यून, वापस बता रहा हूँ, हमारा जो प्यून है वो बहुत ईमानदार है, वेरी गुड प्यून। वो प्यून खाली क्या मिस्टेक करेगा, जो माल वो गोदाम में जो है वो बराबर काउंट करेगा, जो गोदाम में नहीं है वही वो भूल जाएगा। तो इसमें वो क्यों भूल गया होगा दिव्या? बिकॉज इनवॉइसेस फॉर द गुड्स अमाउंटेड टू 2,50,000 मैंने अमेजोन में ऑर्डर करते हैं, बट अब तक माल आया नहीं है, तो गोदाम में काउंट कैसे करेगा बेचारा? और उसको थोड़ी मालूम है कि वो आंटी जन एंट्री कैसे पास करती है। हाँ, तो मगन को कैसे मालूम पड़ेगा? मगन और नटुका को तो बात नहीं करते। वर्षिता ये वाला भी समझा, पहले बाद में लिखना, यहाँ तक समझा? देखो वर्षिता, तीनों एडजस्टमेंट। वर्षिता यस। गाइस ये वाला भी आप लोग करके बताना। चलो कॉमन सेंस यूज करो ना। इन मार्च 2022 गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख वॉज सोल्ड एंड डिलीवर्ड, मतलब गोदाम में तो नहीं है बट लेकिन मैंने गलती से सेल्स में कौन से अकाउंट में लिया, बट हमने बेचा कौन से साल में था? तो हम लोग को तो मार्च में सेल्स में लेना चाहिए था, बट हमने गलती से अप्रैल में लिया, तो मार्च में लेना चाहिए था। तो जैसे आप मार्च में सेल्स में डालोगे तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आपका बढ़ेगा ना। आपने गलती से ये सेल्स को अप्रैल में ले लिया था, बट हम लोग तो 31 मार्च का प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना। 6 लाख प्रॉफिट कौन सा है? 31 मार्च का है। आपने गुड्स बेचा, आपने बेचा था मार्च में, बट गलती से आपने सेल्स कौन सा अकाउंट में डाल दिया, तो सही नहीं है। तो कौन से में डालना चाहिए था? तो जैसे आप मार्च में डालोगे तो सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब वो ना सेल्स मतलब क्रेडिट साइड बढ़ेगा, क्रेडिट साइड बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा आपका? ओ सॉरी, अरे हाँ मुझे माफ करना, ओम साई राम, तुझसे मैं लूँगा पहले स्टूडेंट का नाम। बराबर, सेल्स प्रॉफिट बढ़ गया। सर इसका क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं सर, ये तो सेल्स होकर डिलीवर हो गए थे, तो हमारे प्यून को तो गोदाम में मिले ही नहीं होंगे। ईमानदार है प्यून, क्योंकि लिखा है एंड डिलीवर्ड, तो गोदाम में मिस्टेक हुई। आप खड़बड़ी ते आंसर कर लेते हैं, खड़बड़ी। वेरी गुड आंसर बाय दिव्या। कुछ नहीं, ये भी समझा। आज तेज एकदम डिसअपॉइंटेड है, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है क्लास में। तेज चल ये वाला ना मस्त है ट्रांजेक्शन। अगर ये वाला अगर आपने क्रैक कर लेना सक्सेसफुली, आप लोग दिमाग लगाओगे, मैं हेल्प नहीं करूंगा। ये गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75,000 वॉज सेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इन व्हाट मंथ? मैंने मार्च में सोगा किया था। कभी किया था? एट अ मार्जिन ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट, मतलब मुझे ऐसा बोला है। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर 100 मतलब 1/4 ऑन सेल्स हो जाता है, अगर 100 है ये सेल्स, तो 1/4 ऑन सेल्स मतलब प्रॉफिट 25 है, तो ये 75 हो गया। ऐसा है ना, 1/4 ऑन सेल्स हो गया ना, ये 1/3 ऑन कॉस्ट इज 1/4 ऑन सेल्स ना। अरे 1/3 देखते हैं, ये 1/3 ऑन कॉस्ट इज 1/4 ऑन सेल्स, ऐसे बोला है ये लोग ने। गुड्स कॉस्टिंग टू बी 75,000 was sent on सेल और रिटर्न बेसिस एट अ मार्जिन ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। इसका मुझे अप्रूवल कभी मिला? तो मैं एक क्वेश्चन बताऊँ, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल में हम लोग सेल्स उसको अप्रैल में काउंट करना चाहिए कि मार्च में? वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर बाय दिव्या, बिकॉज जब भी अप्रूवल मिलता है अभी, बट मैंने गलती से इसको कभी सेल्स में ले लिया मार्च में, मतलब मार्च में सेल्स में ले लिया, तो सही है कि गलत है? तो मार्च का सेल्स मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मार्च का सेल्स कम करेंगे तो प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। तो मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ पे मार्च का सेल्स प्रॉफिट कम करना है, और ये तो सेलिंग प्राइस पे कम करेंगे। ये फर्स्ट भाई, पहले सबको समझा। दूसरा चीज़, एक और चीज़,
क्लाइंट ने अप्रूवल कौन से महीने में दिया है? अप्रैल में। और गुड्स मेरे गोदाम से कभी चले गए थे? मतलब ये गुड्स प्यून को मिले 31 मार्च को प्यून को नहीं मिले होंगे। क्यों नहीं मिले होंगे? नहीं थे। आपको स्टोरी समझ रहा है ना? तो सर मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक भी वो प्यून ने जो काउंट किया है, नहीं, इसके अंदर वो गुड्स नहीं है ना, तो 31 मार्च को मेरे को अपना क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ाना पड़ेगा। सुनो, चलो मैं काम करता हूँ, पहले सेल्स का करवाता हूँ। बट सर मैं सेल्स का करवाता हूँ, बाकी छोड़िए, वापस मैं बता रहा हूँ। मैंने सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल का भी किया था मार्च में, अप्रूवल का भी दिया, तो सेल्स का भी काउंट करना चाहिए अप्रैल में, बट गलती से उसे कभी कर दिया तो मार्च का मैं प्रॉफिट कम करूँगा। सर बट कैसे करेंगे? अपने को कैसे करेंगे? हमें मालूम है कि मैं 75,000 के गुड्स उसकी कॉस्ट प्राइस थी, तो मैंने आपको सेल्स कितने में किया रहेगा? 1 लाख में किया होगा। सेलिंग प्राइस तो 1 लाख होगी ना, क्वेश्चन में दिया ना, तो मुझे 1 लाख से मेरा ये कम करना पड़ेगा। सर 1 लाख कैसे मिला? क्वेश्चन में दिया है कि आप, क्वेश्चन में दिया है 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑन सेल्स। तो मैंने उसका ये फॉर्मूला बना दिया 1/4 1/3 का, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंट। एंड आई नो कि कॉस्ट उसकी 75 है, तो मतलब मैं सेल्स कितने में कर रहा हूँ? 100 पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया कि कॉस्ट प्राइस 75,000, तो देन व्हाट विल बी माय सेलिंग प्राइस? 100। नाउ एक और चीज़ है इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, तो सर सिंस 31 मार्च को प्यून को ये गुड्स गोदाम में नहीं मिले होंगे, क्यों नहीं मिले होंगे? तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ाना पड़ेगा 31 मार्च का। कितने से बढ़ाना पड़ेगा? तो क्या मैं बोल सकता है इसका एक और इफेक्ट आएगा, बाय स्टॉक सोगा वाला, मुझे 75,000 से ये भी बढ़ाना पड़ेगा, दिमाग लगाओ, और 75,000 में यहाँ पे भी हो जाएगा एड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, एंड देन आई विल गेट माई, ये सब सॉल्व करने के बाद आई विल गेट माई फाइनल आंसर। प्लीज़ गाय मत करो, शांति से देखो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन। मैंने मार्च में सोगा किया, कभी किया? मार्च में सोगा किया, मतलब अभी गुड्स मेरे पास नहीं, मेरे कस्टमर के पास है। क्वेश्चन में बोला है कि गुड्स का अप्रूवल 75,000 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, आप लोगों ने उसका अप्रूवल कभी दिया सोगा का? अप्रैल में। तो मुझे सेल्स कभी लेना चाहिए अप्रैल में, बट मैंने गलती से सेल्स कभी ले लिया, तो मार्च का प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। मतलब सबको ये तो समझ गया, ये आपने लिखा है, बट प्रॉफिट गिराओगे भाई कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से ना, मेरे को मैं सेलिंग प्राइस से कम करोगे ना। बट सर क्वेश्चन में 1 लाख तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप रेशियो, ये रेशियो बना के दिया है कि आप 75 वाला कुछ 100 में बेचते हो, 1/3 1/4, राइट? ये बना के दिया है कि नहीं? 1/3 ऑन कॉस्ट इज 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, 1/4 मतलब 25/100 होता है सेल्स मैथ्स। तो इससे मुझे मालूम पड़ गया कि उसकी सेलिंग प्राइस 100 थी, तो चलो मैंने ये 100 कर लिया। सर बट इसमें एक और ट्विस्ट है, प्यून को ये गुड्स गोदाम में नहीं मिले होंगे। क्यों नहीं मिले होंगे? क्योंकि 31 मार्च को किसके पास थे? कस्टमर के पास। तो सर वो टाइम का क्लोजिंग स्टॉक भी आपका कम दिख रहा है 3,75,000, आपको क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ाना पड़ेगा, एट कॉस्ट प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट भी, तो मैंने 75,000 से कॉस्ट। एंड ये सब सॉल्व करने के बाद मैं ऐसा एक और सम आपको बाद में करवाने वाला हूँ, डोंट वरी, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। ये 11,80,000 आ रहा है, ये 11,80,000 आ रहा है, एंड यू विल गेट ए फाइनल आंसर टू एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। बहुत ही, इसलिए मैं बोलता था कि ये चैप्टर करने में मज़ा क्यों आता है। 10,40,000 और ये मेरा नया क्लोजिंग स्टॉक आ गया 7 लाख। खाली एक बार कॉपी कर लो, फिर इसमें कोई भी एडजस्टमेंट में अगर आपको क्वेश्चन है तो मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूँ। देखिए एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, सोगा मत लिखना, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। वर्षिता तुझे समझा पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझा है? मतलब ये क्या करवाया है सम में क्लोजिंग स्टॉक, और ये बहुत ही अच्छा सम था, ये बढ़िया सम था। कराओ इसे, अब आप अच्छा 2-4 सम कराओ इस हमने। नेक्स्ट लेक्चर कैसे हम लोग 1 घंटा सिर्फ ये चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, फिर हम लोग करेंगे। मैं तुम लोग को ये सम वापस रिपीट मोड में करोगे, एक बार आया ये, मैं तुम लोग को एक और करवा देता हूँ। हाँ मैं अभी 10 मिनट इसके डिस्कशन में ही जाएगा एक बार, नहीं अब मेरे को इतना हैवी नहीं करवाना, बट मेरे को 5 पेपर्स इसके खुलने ही है। मेरे को चाहिए कि भाई ये जो भी हो इधर ही कंप्लीट करो, घर पे जाके कुछ बाकी नहीं रखना है। सब हमारे बुक के भी हो चुके हैं,
इस 5 पेपर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले से जितने हम लोग ने थोड़े थोड़े कर लिए 5 पेपर्स के डिस्कशन, बट ये इन्वेंट्री टेकिंग वाले हमारे 5 डिस्कशन बाकी है। तेरे को नेक्स्ट टाइम नया बुक लाना पड़ेगा। कल मेरा लेक्चर नहीं है, वो टाइम टेबल में गलत, मेरा कल लेक्चर नहीं है, गलत गया है मेरा। वो टाइम टेबल में मेरा लेक्चर दिखा रहा है तुम लोग को, मुझे नहीं दिखा रहा है। कल मेरा लेक्चर नहीं है, नहीं मैंने बोल दिया, लेकिन नहीं आया तो भी कुछ होगा ही नहीं। सुनो एक बार खाली ये सम को मैं वापस गो थ्रू करवा रहा हूँ। आपको नेट प्रॉफिट 6 लाख दिया है और आपको क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000 दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली काउंटेड है, प्यून ईमानदार है, उसको ने वही काउंट नहीं किया रहेगा जो उसको वहाँ पे मिला नहीं रहेगा। पहला वाला लाइन में लिखा हुआ है कि परचेजेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, तो गलत है। तो परचेजेस में अगर मैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग को निकाल दूंगा तो परचेज हो जाएगा कम, परचेज कम हो जाएगा मतलब डेबिट हो जाएगा कम, डेबिट कम होने से प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, बढ़ा दिया। सेकेंड लाइन में लिखा है कि गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, तो सर उसके तो एंट्री नहीं होती, ट्रेडिंग क्रेडिट और पीएनएल डेबिट, इससे इफेक्ट प्रॉफिट पे कुछ भी होता ही नहीं है, ट्रेडिंग क्रेडिट और पीएनएल डेबिट। तो ये तो सिंपल था। फिर एक और आपने मार्च में गुड्स परचेज किया तो आंटी ने जर्नल एंट्री कर दी, परचेज की जर्नल एंट्री कर दी, पर गुड्स अब तक डिलीवर हुए नहीं है, तो परचेज में कोई मिस्टेक नहीं है, परचेजेस बराबर ही है, पर क्लोजिंग स्टॉक में अब तक काउंट नहीं हुआ रहेगा क्योंकि प्यून को तो मिला ही नहीं है। तो प्यून को नहीं मिलेगा तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा मतलब क्रेडिट बढ़ेगा, क्रेडिट बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। और उसके बाद आपने कहा था एक सेल्स आपने किया था अप्रैल में, नहीं कभी किया था ये वाला, सॉरी ये वाला, हाँ नहीं सॉरी मार्च में आपने सेल्स किया था, बट आपने गलती से कभी ले लिया था अप्रैल में, तो मार्च में लेना चाहिए था, तो मार्च का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बढ़ा दिया, बट गुड्स डिलीवर हो गए थे, मतलब प्यून ने कोई मिस्टेक नहीं की है, गुड्स तो डिलीवर हो गया। लास्ट वाला ये था कि आपने गुड्स सोगा किया था मार्च में, सोगा कभी किया था, बट क्लाइंट ने अप्रूवल कभी दिया अप्रैल में, बट आपने गलती से सेल्स में कभी लिया था मार्च में, तो मार्च का प्रॉफिट कम करोगे मतलब क्रेडिट कम करोगे मतलब क्रेडिट सॉरी डेबिट कम करोगे मतलब आपका प्रॉफिट कम होगा, मतलब सॉरी क्रेडिट में से सेल्स को निकाल दोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, क्रेडिट कम होना मतलब प्रॉफिट कम हो गया। बट सर ये सेलिंग प्राइस पे, बट सर ये 1 लाख दिया नहीं था। एक क्वेश्चन में लोग ने बोला था कि गुड्स आर सोल्ड एट 1/3 ऑन कॉस्ट, राइट, तो कॉस्ट पर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, तो 1/3 ऑन कॉस्ट इज 1/4 ऑन सेल्स, तो ये 1/4 हो गया, तो कॉस्ट 75 हो गया। आपको कॉस्ट प्राइस बोली थी 75,000 है, तो ये सेलिंग प्राइस आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना मिल गया। और दूसरी चीज़ ये गुड्स हमारे पास गोदाम में नहीं थे, तो प्यून ने काउंट नहीं किए रहेंगे, तो 75,000 से आपको अपना स्टॉक भी बढ़ाना पड़ेगा और उससे अपना प्रॉफिट भी बढ़ गया, एंड दिस इज यू गॉट एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। वर्षिता अपना इन्वेंट्री चैप्टर होता है खत्म गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्वेंट्री के और सम्स करेंगे 5 पेपर्स से। ना आमा नहीं गाइस, इज लकी दिस ऊपर वाला वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आसन, दिस इज दिस इन्वेंट्री चैप्टर गाइस ओवर ऑन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये हनुमान वाला सम में आपको एक और सम में दूंगा, जो आप अभी इन्वेंट्री के 4 या 5 सम करेंगे नेक्स्ट, बट आप लोग खुद मेरे सामने करोगे क्लास में, आई विल जस्ट हेल्प 5 पेपर्स के, ठीक है। फाइन वर्षिता हो गया, डन, थैंक यू, बाय बाय।